आज हम लोग सीयूईटी में अकाउंट सब्जेक्ट जो कॉमर्स का मेन पेपर होगा उसका पूरा सिलेबस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हम लोगों को अकाउंट्स में पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाते हैं कि अकाउंट सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों को मैं फिर बता दूं कि पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं मैं कि जो स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो लोग स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो अपना डोमेन पेपर जो होगा वो एक से ज़्यादा रखेंगे। लेकिन जो लोकल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका डोमेन पेपर हमेशा एक ही होगा। तो या तो आप अकाउंट्स अपना डोमेन पेपर में रखें या तो बीएसटी रखें। ठीक है, ये दोनों डोमेन पेपर में आप रख सकते हैं। अकाउंट्स में फ़ायदा क्या होगा कि लिमिटेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन देगा नहीं। बीएसटी में कहीं से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होगा डोमेन पेपर का, तो देखिए लिखा है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर। बोला इसमें एक क्वेश्चन पेपर होगा विच विल हैव 45 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर आपको अकाउंट्स का मिलेगा जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपको 35 क्वेश्चन का आंसर करना है। 45 क्वेश्चन आपको टोटल पूछा जाएगा, उसमें से 35 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। कोई दिक्कत कहीं, ये चीज़ याद रखना है। हम लोगों को जो सिलेबस पढ़ना है इसके अंदर वो सिलेबस क्या है, यानी 45 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से कोई भी आपको 35 क्वेश्चन करना है। अब सवाल है कि लोगों को कैसे पता चलेगा 35, तो आप जब, चूंकि ये जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें जैसे ही आप 45 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन मारेंगे वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप अपना और आगे नहीं मार सकते। तो 35 क्वेश्चन ही आपसे मांगेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन क्या होगा, लॉक हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ कुछ टॉपिक जो है हम लोगों को ट्वेल्थ में हटा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे सारा पढ़ना है। जैसे अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फॉर्म, दो चीज़ है, एनपीओ और पार्टनरशिप फॉर्म। तो एनपीओ भी इसमें पढ़ना है। यूनिट 1 के अंदर आपको एनपीओ पढ़ना है जिसमें अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत सारे लोग स्टेट बोर्ड में हटा दिया गया है। इसके अंदर एनपीओ का बोर्ड है मीनिंग पढ़ना है, एग्जाम्पल्स पढ़ना है। इसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट का मीनिंग पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फंड बेस और नॉन फंड बेस अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। और फिर पढ़ा है कि प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये पढ़ना है। बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस से, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाएंगे वो हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। और उसके बाद सेकेंड यूनिट में, ये तो फर्स्ट यूनिट था एनपीओ पढ़ना, सेकेंड में आपको पार्टनरशिप का फंड फंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पढ़ना है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है सबसे पहले नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग और इंपॉर्टेंस पढ़ना है। फाइनल अकाउंट कैसे बनता है पार्टनरशिप का, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है ये पढ़ना है। और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का बंटवारा पार्टनर्स में कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ने हैं पार्टनरशिप के फर्स्ट टॉपिक में, जिसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो चेंज होता है उसके कारण पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में क्या असर पड़ेगा। तो एग्रीमेंट चेंज होने से सबसे पहला टॉपिक का पढ़े थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। वर्तमान साझेदारों के बीच अगर लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो रहा है तो उसका असर क्या पड़ेगा। तो उसका असर बोलता है, उसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पढ़ना था, याद आ रहा होगा। अकाउंटिंग फॉर रिवोल्यूशन अकाउंट पढ़ना था, रिवोल्यूशन होता था एसेट्स और लायबिलिटी का। फिर आपको पढ़ना था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व को कैसे बांटेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे उसके बारे में पढ़ना था। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है गुडविल के मीनिंग के बारे, नेचर के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। उसमें 3 मेथड आपको पढ़ने हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड हम लोगों को पढ़ना है। एक मल्टीप्लायर मेथड भी दिया हुआ है। आगे लिखा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ना है, जिसमें से देखना है कि अगर कोई पार्टनर एडमिट करता है तो फर्म्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या असर पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी न्यू रेशियो के बारे में पढ़ना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, याद कीजिए एडमिशन में आप गुडविल पढ़ते थे, नया रेशियो के बाद गुडविल पढ़ते थे, फिर रिवोल्यूशन पढ़ते थे एसेट लायबिलिटी का, फिर रिजर्व और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे, और फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ते थे। यानी कोई भी टॉपिक छोड़ा हुआ नहीं, सारा का सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। आगे लिखा है रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर करेगा या मर जाएगा तो उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे। तो देखते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है या रिटायर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग कैसे करेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी को कैसे रिवैल्यूट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। अब हम लोग को आता है एक और फोर्थ जो यूनिट है
वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म को कैसे आप डिसॉल्व करेंगे, तो ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसमें मीनिंग पढ़ना है, सेटलमेंट पढ़ना है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट्स पढ़ना है, रिलेटेड अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग, ठीक है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ना है, सेल ऑफ अ कंपनी पढ़ना है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप, ये आप नहीं पढ़े। अच्छा, एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए 10 बच गए आप लोग। एक्सक्लूडिंग का मतलब तो ये सब छोड़ के, वैसे भी आप ये सब नहीं पढ़े, तो ये सब को जो छोड़ के है तो छोड़ देंगे हम लोग। अगर इंक्लूडिंग रहता तो दिक्कत हो जाता, तो ये सब जो छोड़ के, ये सब आप कुछ भी नहीं पढ़े, तो जब इसको छोड़ के बोल रहा है तो टेंशन फ्री रहिए। ये हो गया पार्ट ए, और ये पार्ट बी में आपको पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स। पार्ट बी में पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो कंपनी अकाउंट्स में याद कीजिए, यूनिट 5 के अंदर आपको पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर कैपिटल। डिबेंचर कैपिटल लिख दिया है, बोलता है कि शेयर कैपिटल और डिबेंचर के बारे में आपको अकाउंटिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है शेयर कैपिटल का मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स। कितने तरह का शेयर होता है, उसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है और टाइप्स क्या है, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। दूसरा क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल दूसरा पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन ये भी पढ़ना है, और साथ ही पढ़ना है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। आगे पढ़ना है इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कॉल्स इन एडवांस के बारे में पढ़ना है, कॉल्स इन एरियर के बारे में पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के बारे में पढ़ना है। आगे लिखा है फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है कि क्या करेंगे फॉरफीचर का, री इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर पढ़ना है। आगे लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल, कैसे बैलेंस शीट, कंपनी के बैलेंस शीट में आप शेयर को कैसे दिखाएंगे, डिबेंचर को कैसे दिखाएंगे, उसके बारे में पढ़ना है। और नीचे लिखा है इशू ऑफ डिबेंचर, आप डिबेंचर को जारी कैसे करेंगे, एट पार में, एट प्रीमियम में, एट डिस्काउंट में, उसके बारे में पढ़ना है। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके बारे में पढ़ना है। यानी शेयर्स में भी पूरा सब कुछ पढ़ना है, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, सारा टॉपिक पढ़ना है। लेकिन हाँ, उतना डिटेल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग 12th में पढ़े हुए, तो हम लोग किसी में भी डिटेल नहीं जाएंगे। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को बताते हुए और एमसीक्यू करवाते चले जाएंगे, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे, और पूछेगा क्वेश्चन सारा का सारा किस मोड में, एमसीक्यू मोड में। तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट दे देंगे, और उसके बाद उसका एमसीक्यू कराते जाएंगे। एमसीक्यू से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल एकदम नहीं पढ़े हैं तब तो आप सीयूटी में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उतना कॉन्सेप्ट इतने कम समय में देना पॉसिबल नहीं है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, आगे लिखा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका होगा आउट ऑफ प्रोसीड, यानी आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और सिंकिंग फंड। यानी ये देखिए एक नया चीज़ है जो आप नहीं पढ़े, 12th में आपके सिलेबस से बाहर था, जो आप नहीं पढ़े। साथ साथ है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी पढ़ना है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विथ मेजर हेडिंग ओनली पढ़ना है। मतलब मेन मेन जो हेडिंग्स है उसको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो मेजर हेडिंग आपको याद रखो, लाइबिलिटी साइड में 3 होगा, एसेट साइड में 2 हेडिंग होता है। फाइनेंशियल बोलता है एनालिसिस का मीनिंग पढ़ना है, सिग्निफिकेंस पढ़ना, पर्पस पढ़ना है, लिमिटेशन पढ़ना है। आगे है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस में कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ना है। अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव में टाइप्स ऑफ रेशियो में 4 रेशियो पढ़ना है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को ही टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर इतने सारे रेशियो पढ़े हैं, जिसमें कुछ आप पढ़े हैं, जैसे लिक्विडिटी में आप करेंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो जिसको क्विक रेशियो बोलते हैं, पढ़ दिए। सॉल्वेंसी में आप डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल से टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ चुके हैं। एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर, पेबल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर पढ़ चुके हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये सब नहीं पढ़े। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ये आप नहीं पढ़े हैं, तो ये सब आपको पढ़ाना होगा, बताना होगा। तभी जो टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं उसको बताना पड़ेगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, आप इसका एमसीक्यू नहीं मार सकते हैं। आगे लिखा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट चेंज करने में एक चैप्टर पढ़ते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये सब पढ़ चुके हैं, देख लीजिए सारा का सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है वो आपको पढ़ना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक खत्म नहीं होता है अकाउंट्स, अकाउंट्स में पार्ट सी भी होता है, और पार्ट सी भी आपको सीयूटी में पूछेगा, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जो बिल्कुल आप नहीं पढ़े।
ये नया चीज़ है आपका अकाउंट्स का। तो इसमें यूनिट 1 में आता है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना है, फीचर्स है ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना है। यूनिट 2 में पढ़ा है यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कैसे, तो बोलता है स्टेप इन द इंस्टॉलेशन ऑफ सीएस, वही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को सीएस बोलते हैं। कैसे करेंगे, डेटा एंट्री कैसे करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री कैसे करेंगे, सिक्योरिटी ऑफ सीएस कैसे करेंगे, ये आपको पढ़ना है। तो यूनिट 3 में हम लोगों को पढ़ना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे अपने डेटाबेस को मैनेज करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें टेबल क्या होता है, क्वेरीज क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। क्रिएटिंग डेटा टेबल फॉर अकाउंटिंग यूजिंग क्वेरीज फॉर्म्स रिपोर्ट्स फॉर जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। साथ ही साथ यूनिट 4 के अंदर आपको अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आप अपना अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो पढ़ना है, जिसके अंदर पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, फीचर्स ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आगे लिखा है प्रिपेयरिंग डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स, लोन्स रीपेमेंट शेड्यूल्स, पेरोल अकाउंटिंग एंड अदर सच कंपनी, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने हैं। तो अगर देखा जाए तो कंप्यूटर अकाउंटिंग आपके लिए बिल्कुल नया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा एमसीक्यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो सिलेबस यहाँ पे पूछेगा वो एमसीक्यू पूछेगा। अभी हम लोग सिलेबस को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि पहले आप सिलेबस जान जाओ कि ये क्या आपको पढ़ना है, फिर हम लोग इसके क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और क्लासेस 1-2 दिन में जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि आप लोगों को सारा सिलेबस बताने के बाद हम लोग क्लास में इंटर कर जाएंगे, और क्लास में हम लोग डोमेन पेपर, लैंग्वेज पेपर, और साथ ही साथ हम लोगों का जो जनरल टेस्ट है उसको भी हम लोग तैयार करते हैं, एक साथ चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों को एक्चुअल में पढ़ना क्या है और कैसे हम लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग यही सिलेबस देखेंगे।